हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में और उसके दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में। साथ ही साथ किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस मेनोपॉजल फेज में आसानी से निकलने में हेल्प करती हैं। जो मेनोपॉज होता है एक शारीरिक बदलाव होता है जिसमें आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, वो परमानेंटली बंद होते हैं। मेनोपॉज का समय धीरे धीरे अभी कम होता जा रहा है। पहले 50 साल के बाद ही मेनोपॉज होता था, लेकिन अब जो एवरेज एज है वो कम होती जा रही है। 40 साल के बाद भी मेनोपॉज सेट होने लगा है। मेनोपॉज का मतलब हुआ कि आपके शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी कमी होने लग जाती है। धीरे धीरे करके ये जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग इन मेनोपॉजल चेंजेस से ठीक से कोप कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के साइकोलॉजिकल और बॉडीली डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी में जो परेशानियां होती हैं, जैसे अपने आप को समझने में तकलीफ हो रही होती है, प्यूबर्टी में भी इंसान के अंदर इतनी चेंजेस आते हैं। गर्ल्स के अंदर जो एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं, जब प्यूबर्टी उनके अंदर सेट होती है, पीरियड्स पहली बार आते हैं, तब शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उन बदलावों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से मेनोपॉज के दौरान भी बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं। जो बेसिक जो चेंजेस आते हैं वो सबसे पहला यही है कि आपके जो जो एग रिलीज कर रहे थे, आपकी ओवरी जो अंडाशय एग रिलीज कर रहे थे, वो बंद हो जाता है। अगर 1 साल तक कोई भी पीरियड्स नहीं आए हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हुआ है, तो उसको माना जाता है कि आपका मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज पीरियड्स खत्म होने के पहले से शुरू हो जाता है। मतलब 3-4 साल पहले आपको इरेगुलर पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग से जो चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, कई बार बिल्कुल कम फ्लो आता है, कई बार 1 महीने पे पीरियड्स आ रहे हैं, कई बार 3-4 महीने का गैप हो जाता है। ये पेरीमेनोपॉज होता है। लेकिन परमानेंटली कब मानते हैं? जब आपको पूरे 1 साल तक कोई भी पीरियड्स आपको नहीं आए हैं। अगर हम शारीरिक बदलाव की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो होता है हॉट फ्लैशेस। बहुत ही कॉमन टर्म है हॉट फ्लैशेस। मतलब ऐसा लगता है कि शरीर पे बिल्कुल गर्मी का झटका आया हो। हॉट फ्लैशेस होने का कारण होता है कि आपके जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में बहुत तेजी से गर्मी चढ़ती है और धीरे धीरे करके वो पसीने के होने के साथ साथ में वो कम हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस जो होते हैं वो कई बार एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन साथ में लेके आते हैं, क्योंकि एकदम से अगर शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो इंसान घबरा जाता है। उसको बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन महसूस होने लगती है, घबराहट सी महसूस होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, जो लेडीज़ इसके लिए प्रिपेयर्ड होती हैं वो उसको कम महसूस करती हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता है कि शरीर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, मुझे इसे गर्मी से क्यों चढ़ रही है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव ये होता है इंसोम्निया का, यानी कि नींद नहीं आने की समस्या। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी जो मेनोपॉज के फेज में देखी जाती है कि महिलाएं सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ पाती हैं। उनको सोने के लिए बहुत देर देर तक वेट करना पड़ता है। दिमाग लगातार चलता रहता है। शरीर में जितने बदलाव हो रहे होते हैं कि उनको रात रात भर जग करके काटनी पड़ती है और कहीं जाकर के सुबह सुबह उनको थोड़ी बहुत नींद आती है। तो क्रॉनिक इंसोम्निया भी मेनोपॉजल फेज में प्रायः पाया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम देखा जाता है कि खून की कमी। महिलाओं के अंदर जब ये हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं तो उसके दौरान उनके अंदर बहुत ज़्यादातर, वैसे भी इंडिया में फीमेल्स के अंदर अनीमिया रहता ही है, लेकिन इस दौरान जो खून की कमी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो पेरीमेनोपॉजल फेज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो, उसके कारण भी, न्यूट्रिशनल कमी के कारण भी खाने पीने का भी मन नहीं करता है, चाव से खाते नहीं हैं। साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन भी उनको लगातार हो जाती है। तो इन सब के कारण के अंदर खून की कमी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखा जाता है वो है शरीर का जो बल होता है, ताकत होती है, वो कमी उसमें आने लगती है। लेथार्जी शरीर में बनी रहती है हर वक्त। जो शरीर होता है वो ऐसा लगता है जैसे शरीर तो है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसको निकाल ली गई एनर्जी को, लेथार्जी बनी रहती है। शरीर का जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं, जो पेट है वो लटकने सा लगता है, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी चेंजेस की अगर हम बात करें तो अगला जो चेंज आता है वो है लो लिबिडो का, यानी सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम हो जाता है। सेक्सुअल ड्राइव इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स आपके शरीर से जा रहे हैं धीरे धीरे,
दूसरा क्योंकि जो लुब्रिकेशन होता है, वजाइनल लुब्रिकेशन, वो कम हो जाता है, तो सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर कोई भी सेक्सुअल ड्राइव नहीं होते हैं मेनोपॉज के दौरान, और जो भी रहते हैं वो धीरे धीरे जाते रहते हैं, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ द वजाइना हो जाता है, कोई भी लुब्रिकेशन नहीं होती है, या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, तो उसके कारण भी वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे शरीर से ईस्ट्रोजन हार्मोन जाता रहता है, वैसे वैसे आपके जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, कैल्शियम लेवल्स आपके शरीर से कम होते रहते हैं, और आपकी हड्डियां खोखली हो रही होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन कंडीशन होती है जो मेनोपॉज के दौरान देखी जाती है। ये बात अलग है कि इमीडिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेनोपॉज के थोड़े समय बाद हड्डियों का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन देखी जाती है, वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मूड में बदलाव होता रहता है। मूड एक्चुअली इंसान को खुद नहीं पता होता है, महिला को खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमेशा एक कभी अच्छा मूड है, कभी खराब मूड है, 1 मिनट में नॉर्मल है, 1 मिनट में रोने लगती है। नॉन ऑफेंसिव जो बातें होती हैं, कोई भी ऐसी बात जो उसको नहीं लगनी चाहिए, वो बात भी उसको परेशान कर देती है, उसके बारे में वो सोचने लगती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले रहना चाहती है, और कई बार सबके साथ में रह कर के भी अकेला फील करती है। लेकिन ये सारे जो बदलाव होते हैं एक हार्मोन का खेल होता है, आपके सिंपल सा जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है उसके शरीर से निकलने का चक्कर है ये सब। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो जितने भी कारण यहाँ पे मैंने बताए हैं, जो भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इनका सिम्टम के हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट होता है। वैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर अवेयर कि उनको मेनोपॉज के दौरान ये प्रॉब्लम होती है, जो परिवार की दूसरी महिलाएं होती हैं उनको बताती हैं, और इस तरह से वो अपनी चीज़ों को समझ पाती हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये शारीरिक बदलाव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, कॉम्प्लेक्स लगते हैं, और वो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं। साथ में दवाइयों के अलावा इसमें जो हेल्प करती है वो है काउंसलिंग, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलते हैं, और उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट, तो कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, यानी जो हार्मोन आपके शरीर से जा रहा है, एस्ट्रोजन जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जा रहा है, उसको रिप्लेस करते हैं, यानी फिर से उसको आपको देते हैं। लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, सभी इसके लिए एक सूटेबल क्लाइंट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये नहीं किया जा सकता है। मेनली जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये आपके कैल्शियम लेवल्स को ठीक करने के लिए होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होती है। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके सिम्टम के आधार पर काम करती है। इसके लिए सिंगल सी चीज़ों को आपको ठीक करना नहीं पड़ता है कि हमने मूड स्विंग के लिए एक दवाई दे दिया, हॉट फ्लैशेस के लिए एक दवाई दे दिया, या जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लिबिडो कम हो गया उसके लिए दवाई दे दिया। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो उसका एक थीम निकल के आता है कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में ये मेडिसिन सूट करती है, तो इस मेडिसिन को हम इस पेशेंट को देंगे तो उसके सारे सिम्टम्स को एक साथ खत्म कर देगी। तो ये होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्ट करने का तरीका। लेकिन दवाइयों पे स्विच करें इसके पहले मैं जानकारी देना चाहूँगी क्या चीज़ें हैं जो आप घर पे रह करके खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है अलसी का पाउडर। अलसी जो नॉर्मल आपके ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाती है, उसको लेकर के बिल्कुल लाइटली रोस्ट करना है। लाइटली रोस्ट करने के बाद उसको पाउडर बना करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, या कहीं पे भी ड्राई एंड कूल प्लेस पे रख सकते हैं। सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच अलसी के पाउडर को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है फाइटो ईस्ट्रोजन। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बहुत अनेक वीडियोस में मैंने इसके फायदे के बारे में बताया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली फॉर द फीमेल इश्यूज। तो हार्मोन को जो आपके शरीर से जा रहा है उसको वापस आपके शरीर में स्टिमुलेट करता है। आपके अंदर जो जो कमजोरी आ रही हो, चाहे हड्डियों की कमजोरी आ रही हो, कुछ शरीर में थकावट रहती हो, खून की कमी रहती हो, इवन लिबिडो को भी बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा आपको लेना है गाय का दूध। गाय का दूध बफेलो के मिल्क से ज़्यादा हेल्दी होता है। गाय के दूध में पाया जाता है ईस्ट्रोजन जैसा ही कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। वो आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो समय समय पर विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम मेनोपॉज के दौरान आपको लेते रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपकी हड्डियां कमज़ोर होनी पड़ जाएंगी, हड्डियों का ग्रीस कम होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन ना आए, इसके लिए आप दूध या उससे रिलेटेड जितने भी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ जो आपके सिम्टम के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो हम देते हैं वो है सीपिया। सीपिया का दवा को हम देते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक
अजीब से मूड में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करता है, चीज़ों में उसका मन नहीं लगता है, घर के कामों में उसका मन नहीं लगता है, इवन हस्बैंड के साथ भी वो बिल्कुल इंटीमेट नहीं होना चाहती है, दूरी बना लेती है, गर्मी बहुत तेज चढ़ती है, एकदम से पसीना आता है और एकदम से शरीर ठंडा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव की जो महिलाएं होती हैं, या जिनको उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनके लिए सीपिया एक बहुत अच्छी दवा है। सीपिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडीज़ के लिए होती है, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहा है। हो सकता है कि वो ना कर पाए हों, लेकिन अभी उनको जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि पीरियड्स कभी इरेगुलर रहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा चढ़ती है, सिर पे बहुत तेज़ दर्द रहता है, इन सारे सिम्टम्स में, और स्पेशली हस्बैंड से वो उनको दूरी बनानी होती है, लिबिडो बिल्कुल नहीं होता है या बिल्कुल उनका इंटीमेट होने का मन नहीं होता है, ऐसे केसेस में हम सीपिया देते हैं। एकदम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस के साथ हेडेक बना रहता है। तो ये दो सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच होते हैं कि गर्मी बहुत तेज आती है और हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो वहाँ पर एमाइल नाइट्रोसम नाम की दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दिया जाता है जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ कभी कभी हो जाती है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा उसको लगती है। ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो ग्रेफाइट नाम की दवा दी जा सकती है। जो अगली दवा है वो है इग्निशिया। इग्निशिया देते हैं जब मूड बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो, कभी हंसना तो कभी रोना, कभी बात करने का मन है कभी नहीं है, कभी सुबह उठने के बाद ही मूड खराब हो गया है। तो अनप्रिडिक्टेबल अगर मूड बहुत ज़्यादा रहता है, खिंचा खिंचा सा मूड रहता है, चिड़ा चिड़ा सा रहता है इंसान, तो ऐसे केसेस में हम इग्निशिया देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जो हम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपको मेनोपॉज के दौरान आ रहा है, तो अगर हड्डियों में ये परेशानी आ रही है, तो उसमें हम कैलकेरिया कार्ब नाम की दवा देते हैं। ये जो सारे इंडिकेशंस हैं ये आपके मेनोपॉजल के जो फेज़ होते हैं उसके दौरान दिए जाते हैं। अब मैं एक छोटे से केस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये केस मेरे पास अभी भी चल रहा है। एक 55 ईयर्स की महिला है जो मेनोपॉजल फेज़ के दौरान हैं अभी वो, और उनको ये परेशानी होती है कि जब उनको सुबह सुबह 2 से 3 बजे अर्ली मॉर्निंग में उनको बहुत तेज़ जो है दिल में घबराहट होनी शुरू होती है। ऐसे उनको लगता है, या जो भी मुझसे बात करती है बोलती है यहाँ पे कुछ कुछ लगता है। और ये चीज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, शाम को 4 से 5 बजे उनको बहुत तेज़ पाल्पिटेशन होती है, एंग्जाइटी बहुत तेज़ हो जाती है, 1 घंटे तक उनको इससे संभलने में लगता है और फिर जा करके वो ठीक होती है। और जब भी उनसे मेरी बात होती है हमेशा यही बोलती है कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। मतलब उतनी ज़्यादा वो एक अपने आप को बहुत दयनीय कंडीशन में रख दिया उन्होंने। उनको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। ऑल्दो वो समझती हैं कि ये जो मेनोपॉजल फेज़ है ये समय के साथ चला जाएगा, लेकिन वो अभी इस समय कोप नहीं कर पा रही अपनी कंडीशन के साथ में। बहुत ज़्यादा उनको, जब हमारी सेकंड कंसल्टेशन हुई तो वो रो भी पड़ी थी वीडियो कंसल्टेशन के दौरान, और उनके उस रोने से और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम उन्होंने दिया था कि वो हमेशा चाहती है कि उनके हस्बैंड उनके साथ रहें। उनको कहीं भी थोड़ी देर के लिए उनके हस्बैंड को कहीं जाना होता है तो और ज़्यादा उनको डर लगता है। पूरे घर में वो अकेले रह ही नहीं सकते हैं, और रोना हर एक चीज़ के साथ बना हुआ रहता है। टीवी देख कर रो देते हैं, बच्चों से अगर बात नहीं हुई आज फ़ोन पे तो उनको रोना आ जाता है। तो रोना एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट लेडी हैं, और उनको ये मेनोपॉजल के दौरान ये सिम्टम्स आ रहे हैं। हमने उनको पल्साटिला दिया था, पल्साटिला से वो काफ़ी अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। साथ में कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी हैं जिसके लिए हमने एक वलेरियाना ऑफिसिनालिस नाम की दवा दी है, उससे भी उनको बेनिफिट मिला। साथ में एसाफोटिडा, ये 2-3 दवाइयाँ दी साथ में। ये हमने पल्साटिला एक प्राइमरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह उनको दिया, और शी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। मेनोपॉजल फेस उनका काफ़ी अच्छा भी निकल रहा है। तो इस तरह से हम होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करते हैं और पेशेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो सिम्टम्स मैच करते हैं उसके अनुसार। समय के साथ जैसे सिम्टम्स बदलते हैं वैसे दवा भी बदल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेनोपॉजल चैलेंजेस के बारे में, क्या क्या महिलाओं को फेस करना पड़ सकता है, किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन उनको हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ये जानना कि आपके शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं, ये टेम्परेरी हैं, थोड़े समय बाद ठीक हो जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को हेल्प कर सकती है। तो आई होप मेनोपॉज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।